नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ को डिडक्ट करेंगे, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है फ्रॉम केपलर्स लॉ से। जो केपलर हमारा थर्ड लॉ है, तो वो भी आपको पता ही है, हम तीनों लॉ डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूटन लॉ जो ग्रेविटेशन है उसको हम इजीली जो है केपलर लॉ से निकाल सकते हैं। जो केपलर लॉ हमने प्लैनेटरी मोशन के पढ़े हैं, तीनों लॉ जो पढ़े हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई एक नियरली सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं, पूरी इलिप्टिकल नहीं मानते, यानी कि जो पास में है, सर्कल की तरह के पास में है, यानी कि आर रेडियस का हम एक सर्कल मान लें। तो नियरली सर्कल ऑर्बिट हमने ले ली, सर्कुलर ऑर्बिट हमने ले ली, जिसकी जो रेडियस है हम आर लेंगे। तो हम इसकी रेडियस ले लेते हैं, जो हमारी रेडियस है वो आर है, यानी कि इसकी जो रेडियस रहेगी वो आर रहेगी। तो इतना हमने नियरली सर्कुलर ऑर्बिट ले ली है इलिप्टिकल की जगह। और हम ले लेते हैं कि यहाँ पर सन है और यहाँ पे प्लैनेट है, जो इसके चारों तरफ जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो ये प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और जो यहाँ पे सन का मास है हम कैपिटल एम ले लेते हैं, और प्लैनेट का मास जो है स्मॉल एम ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। और ये जो रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट सन के अराउंड, इस ऑर्बिट के अंदर, जो नियरली सर्कुलर हमने ली है विद रेडियस आर हमने ली है। अब देखिए ये जो है हमारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो ओमेगा जो है हम ले लेते हैं कांस्टेंट, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमने ले ली। अब ये जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये टी जो है टाइम पीरियड ले रहा है रेवोल्यूशन का अराउंड द सन। तो यानी कि जो टी हो गया वो टाइम पीरियड हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमने कांस्टेंट ली है, टी हो गया टाइम पीरियड। अब देखिए जो ओमेगा होता है वो हमारा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। तो ये भी हमें पता है, ओमेगा का जो फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी होता है। अब देखिए ये जो प्लैनेट है जो ये रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, तो एक फोर्स जो है जो इसको इसी ऑर्बिट के अंदर रखेगी, यानी कि जो सन है इसको अपनी तरफ इसको खींच के रखेगा। तो वो कौन सी फोर्स होगी? तो वो जो फोर्स होगी हमारी, वो होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ये खींचा रहेगा इसकी तरफ। वो हमारी किसके बराबर होती है? वो हमारी होती है जो हमने पहले डिस्कस की थी, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि एम वी स्क्वायर आर के बराबर होती है। वैसे तो ये तो जो हमने पहले इसके बारे में पूरा जाना था, एम वी स्क्वायर आर के बराबर होती है। वी क्या होता है? आर ओमेगा होता है। और इस आर ओमेगा की वैल्यू, जो वी की जगह आर ओमेगा हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे यहाँ आर था तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से ही आता है, इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ओमेगा जो है इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो ये है 2 पाई बाई टी है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। आपने ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब अगर थर्ड लॉ को देखें, जो केपलर थर्ड लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो ये हमने पढ़ा था। अब टी स्क्वायर की जगह हम आर क्यूब रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको रख दीजिए जो आपका एम आर 4 पाई स्क्वायर है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा आर क्यूब आ जाएगा। तो ये यहाँ हमने स्मॉल आर लिया है, तो इसलिए हम यहाँ स्मॉल लेंगे, तो आर क्यूब हम ले लेंगे। अब ऊपर आर है, नीचे आर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। तो 4 पाई स्क्वायर m बाई आर स्क्वायर ये हमने ले लिया, तो यहाँ पे ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाएंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर को आप यहाँ पे k एक प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, k आर क्यूब के बराबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे k भी रहेगा इसके साथ। तो यहाँ पर जो k है हम इसके नीचे लिख लेते हैं। ये इसकी जगह जो है हमें टी स्क्वायर की जगह क्या लिखना था, k आर क्यूब लिखना था। तो यहाँ पे हमने k आर क्यूब यानी कि k आर क्यूब लिखा, तो k ये यहाँ पे आ गया। ये ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल साइन हमने हटा दिया है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारी जो है m बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई k के बराबर आ गई। यानी कि अगर हम इसको लिखें, f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया m बाई आर स्क्वायर के, यानी कि ये जो 4 पाई स्क्वायर बाई k है
ये हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान ली, एक कांस्टेंट है ये 4b पाई स्क्वायर b, k तो है ही कांस्टेंट, तो ये क्या हमने ले लिया, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमने ले ली। अब देखिए अगर हम जो न्यूटन लॉ है ग्रेविटेशन का उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या होता है, Gm/r², यही होता है। अब यहाँ पर जो फोर्स है m/r² के बराबर है, यानी कि ये पोर्शन तो हमारा सारा है, ये Gm नहीं है, यानी कि G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द सन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 4π²/k, ये हमारी जो है किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, अगर हमें इस लॉ को प्रूव करना है तो ये हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए मास ऑफ द सन के। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, देखिए जो सन है वो प्लैनेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब मान लीजिए सन है, इस प्लैनेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये प्लैनेट भी तो सन के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि म्यूचुअल फोर्स होंगी, ये हमें पता है कि म्यूचुअली जो है एक दूसरे के ऊपर ये उतनी ही फोर्स लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि m/r² तो ये आ गया, लेकिन ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये हमारी जरूर जो है इसके बराबर होनी चाहिए, 4π²/k जो है मास ऑफ द सन के बराबर होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारा G, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि म्यूचुअली जो है एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगा रहे थे, तो इसलिए ये जो है किसके बराबर आप ले सकते हैं, ये आप बराबर ले सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, और इनटू जो सन का मास है उसके, तो ये इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये प्रूव होगा Gm, तभी तो आएगा। तो 4π²/k की जगह, इसकी जगह अब हम Gm को पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ Gm को पुट कर दें, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, F आपके पास आ जाएगा m/r², और यहाँ पे ये क्या आपने लिख दिया Gm, इसकी जगह लिख दिया 4π²/k की। तो ये समझ गए होंगे, ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन m के क्यों लिखा, क्योंकि म्यूचुअली फोर्सेस लगेंगी, यानी कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, m के, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये Gm आ जाएगा। तो Gmm/r² जो है ये हमारा फॉर्मूला बनता है जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका, यानी कि ये क्या आ गया हमारा Gmm/r²। m है मास ऑफ द सन, ये है हमारा मास ऑफ द प्लैनेट, ये है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये है हमारी रेडियस, दोनों ही प्लैनेट के, सन और प्लैनेट के बीच में अगर हम देखें तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए अगर केपलर लॉ के बेस पे अगर हम न्यूटन का कंक्लूड करें सारा कुछ, तो वो क्या आता है कि जो ये फोर्स होती है वो एक्टिंग जो हमारी प्लैनेट के ऊपर एक्ट करती है सन के कारण से, वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। एक तो हमने बात की सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो डायरेक्टली टुवर्ड सन होगी, यानी कि अगर ये सन है और इसके चारों तरफ कोई प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड सन होगी। तो एक तो यही कंक्लूड हो जाता है। और जो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट है, यानी कि इस प्लैनेट के ऊपर, ये प्लैनेट है, ये सन है, इस प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है r उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। हमने देखा f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² था, ये भी हमने प्रूव किया था, तो यहां से भी आप देख सकते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इसी तरह से जो फोर्स एक्टिंग है जो प्लैनेट के ऊपर एक्ट कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस की, यानी कि कैपिटल M और M की, जो प्लैनेट और सन का मासेस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो तीनों ही जो कंक्लूजन है आप इससे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डिडक्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फ्रॉम केपलर्स लॉ से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।